उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, दैट इज द टैक्सेशन इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वाले टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एज वेल एज द बायबैक में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बायबैक के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो बायबैक के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इलेक्टोरल ट्रस्ट वाले में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। फर्म और तुम्हारा एओपी बीओआई वाला जो टॉपिक है उसमें भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। आ जाइए सीधा चैरिटेबल ट्रस्ट में, इसमें अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट है इस बार। और चलिए चालू करते हैं सबसे पहला अमेंडमेंट। और मैं बता दूं इस टॉपिक में जो अमेंडमेंट है बड़े ही धांसू वाले अमेंडमेंट है और मेरे को लगता है एग्जाम में इस बार कवर करेंगे अच्छा खासा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। एक बात समझिए, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड आपको रिवीजन लेक्चर मिल चुका है ऑलरेडी, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो सेकंड रिवीजन लेक्चर मैंने इसी का डाला था, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का। तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के केस में सबसे पहला अमेंडमेंट तो यह है कि देखिए जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उसको जो भी डोनेशन मिलता है इंक्लूडिंग द कॉर्पस डोनेशन करके, ठीक है, उसमें कॉर्पस डोनेशन तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है और अदर डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है वो 15%, 85%, अप्लाइड वगैरह वो सब करना पड़ता है। देखिए इस बार इन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि जो कॉर्पस डोनेशन मिलेगा ना ट्रस्ट को, उन्होंने एक कंडीशन डाली कि दिस कॉर्पस डोनेशन हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द मोड गिवन इन सेक्शन 11(5). जो 11(5) में जो मोड्स दे रखे हैं वो 11(5) वाले मोड में ये जमा करवाना पड़ेगा, मीन सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा करवाना पड़ेगा, तो ही कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट होगा। अब ये 11(5) के मोड्स कौन से होते हैं, तो इस बार मैंने 11(5) भी यहां पे इंक्लूड किया है। आप देखेंगे यहां सेफ इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दे रखी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, डिबेंचर ऑफ एनी कंपनी विच गवर्न बाय द गवर्नमेंट करके, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिस्ट दे रखी है कि यहां यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो ये कॉर्पस डोनेशन रहता है ना, ये कॉर्पस डोनेशन भी आपको इन्वेस्ट कहां पे करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा, मीन सेफ इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। अब एक चीज समझना, दूसरा अमेंडमेंट इस बार यह हुआ कि सर एक बात बताइए, अगर मान लो आपने कोई लोन लिया और लोन लेके और कोई खर्चा किया तो क्या इसको अप्लाइड आप इसी साल में ले सकते हैं या फिर जिस ईयर में आप लोन का रीपेमेंट करेंगे उस ईयर के अप्लाइड में लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हुआ क्या, ट्रस्ट के पास पैसा था नहीं, तो ट्रस्ट ने क्या किया, एक बैंक से, मान लो आईसीआईसीआई बैंक से क्या किया, लोन लिया। अब एक बात समझना, जो लोन लिया वो 5 करोड़ का था और इस 5 करोड़ से उन्होंने क्या किया, इस साल में कुछ अप्लाइड कर दिया, पूरा 5 करोड़ फॉर एन एग्जांपल अप्लाइड कर दिया, फॉर एन एग्जांपल ये बिल्डिंग बना दी। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या 5 करोड़ को इस ईयर में अप्लाइड में ले सकते हैं जब वो लोन लेके और पैसा अप्लाइड किया है। तो पहले क्या था ना, पहले इसको लेके दो व्यू आते थे, कुछ कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं अभी आप पूरा अप्लाइड में 5 करोड़ नहीं ले सकते, बट कुछ लोग ये बोलते थे कि नहीं नहीं आप ले सकते हैं करके, ठीक है। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने क्लेरिफाई कर दिया और निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि नहीं, आप इस 5 करोड़ को अभी अप्लाइड में नहीं ले सकते, इस 5 करोड़ को अभी अप्लाइड में नहीं ले सकते, इस 5 करोड़ को आप अप्लाइड में उस ईयर में लेंगे जिस ईयर में आप इस लोन का रीपेमेंट करेंगे। तो जब भी आप इसका रीपेमेंट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल 5 करोड़ में से आपने क्या किया, 1 करोड़ का रीपेमेंट करंट ईयर में ही कर लिया। तो जब करंट ईयर में ही 1 करोड़ का रीपेमेंट कर दिया तो 1 करोड़ का अप्लाइड आप करंट ईयर में ले लीजिए, 4 करोड़ का अप्लाइड आप उस ईयर में लेंगे जिस ईयर में फ्यूचर में आप रीपेमेंट करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, समझा कि नहीं समझा? समझा। तो देखो, अगर आपने कोई बोरो किया मनी और उससे कुछ अप्लाइड किया, तो उससे जब बोरो मनी से कुछ अप्लाइड करोगे ना, तो इस साल के अप्लाइड में नहीं आएगा, जिस ईयर में आप उस बोरोड मनी को रीपेमेंट करोगे वो, तो बोरोड मनी को जिस ईयर में आप एक्चुअल में रीपेमेंट करेंगे उस ईयर के अप्लाइड में आप ले लेंगे करके, ठीक है। तो आ जाइए सब लोग इस पेज पे और यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, पॉइंट नंबर 5 पे आइए पहले आप, और देखिए पॉइंट नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ्रॉम लोन और बोरोइंग। एक बात समझना, ये एप्लीकेशन कौन सा, रेवेन्यू है कैपिटल या दोनों, कोई भी, दोनों मींस कैपिटल रेवेन्यू दोनों एप्लीकेशन में आप ले सकते हो। तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन किया फ्रॉम लोन और बोरोइंग शेल नॉट बी कंसिडर एज एप्लीकेशन, इसको इस साल आप एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। हाउएवर when such loan or borrowing is repaid from the income of previous year, such repayment shall be allowed as application in the previous year in which it is repaid and to the extent it is repaid। miss in future year की इनकम में से जब आप उसको रीपे करोगे तो रीपेमेंट वाले ईयर में आप उसको क्या करेंगे, अप्लाइड में ले लेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग जो है अमेंडमेंट, इस साल एक और अमेंडमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अमेंडमेंट है। वो क्या है
कि मान लो आप कॉर्पस वाले पैसे से कुछ अप्लाइड कर लेते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं सिद्धि विनायक ट्रस्ट करके, जो सिद्धि विनायक भगवान का ट्रस्ट है, गणपति ट्रस्ट है। नाउ सिद्धि विनायक ट्रस्ट इन लॉकडाउन, यू नो दैट कुछ डोनेशन आ ही नहीं रहा था, कुछ इनकम आ ही नहीं रहा था। तो ट्रस्ट ने क्या किया, बहुत बार ये कॉर्पस में से कुछ पैसा यूज कर लेते हैं। जैसे सैलरी देने को पैसा नहीं था, जो पंडित जी और जो वर्कर है उनको मान लो सैलरी देने को पैसा नहीं था। तो व्हाट हैपन, दे आर हैविंग द कॉर्पस फंड। सो कॉर्पस फंड में से पैसा विड्रॉ करके और उन्होंने अप्लाई कर दिया। इन्होंने अप्लाई कर दिया कौन सा वाला पैसा, कॉर्पस में से। तो कॉर्पस में से विड्रॉ किया और उस पैसे को उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि कॉर्पस में से अगर कोई पैसा आपने विड्रॉ किया और आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या ये इस साल के एप्लीकेशन में आएगा क्या? मींस इस साल के अप्लाइड में आप उसको ले सकते हो या नहीं ले सकते? यहां निर्मला सीतारमण जी ने बोला नहीं ले सकते, कि अगर आप कोई पैसा है वो कॉर्पस में से विड्रॉ करके और इस साल में आप अप्लाई करते हो, तो आप उसको इस साल के अप्लाई में नहीं ले सकते, आप उस ईयर के अप्लाइड में लेंगे जिस ईयर में वापस से आप कॉर्पस फंड में डिपॉजिट बैक करेंगे। मींस जिस ईयर में आप वापस, सॉरी फॉर द कैमरा करके, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे उसको डिफिकल्ट अमेंडमेंट लगता है कैमरा बंद हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप कॉर्पस फंड में से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं और उसी से आपने कुछ अप्लाई किया, तो क्या इसको इस साल के अप्लाइड में ले सकते हैं? आंसर इज नो। जिस ईयर में आप कॉर्पस फंड में डिपॉजिट बैक करेंगे, जिस ईयर में आप उसको वापस से कॉर्पस फंड में डालेंगे, उस ईयर के अप्लाइड में आप ले सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ द कॉर्पस फंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन द करंट ईयर। आप करंट ईयर में उसको एप्लीकेशन नहीं ले सकते। हाउएवर, when the income of previous year is utilized to invest or deposit back into a specified mode for such corpus, then such amount shall be allowed as application in the previous year in which it is invested or deposit back to the corpus to the extent it is deposited back। तो जितना deposited back आप जिस ईयर में करेंगे, उस ईयर में फिर वो वापस आपकी एप्लीकेशन में आएगा। इस ईयर में आप एप्लीकेशन में नहीं ले सकते। तो जैसे एग्जामिनर आपको देगा कि इस साल में आपने अप्लाई किया 60 लाख रुपीस, बट आउट ऑफ दैट 10 लाख रुपीस अप्लाइड आउट ऑफ द कॉर्पस फंड, तो क्या 10 लाख इस ईयर के अप्लाइड में लेना है? आंसर इज नो। इन फ्यूचर में जब भी आपकी इनकम होगी, उसमें से जब आप कॉर्पस फंड में वापस डिपॉजिट बैक करेंगे, उस ईयर में आप उसको अप्लाइड में लेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इस साल से एक और अमेंडमेंट आया, और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, और ये अमेंडमेंट सही बोलूं तो सही भी है करके, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट की इनकम से ज्यादा अप्लाइड हो जाता है। जैसे ट्रस्ट की इनकम है वो फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ है, बट अप्लाइड फॉर एन एग्जांपल 1.2 करोड़ हो गया। बिकॉज मेनी टाइम ऐसा हो सकता है जब आपने अक्रूअल बेसिस पे खर्चे कर दिए हैं, तो 1.2 करोड़ है वो आपका अप्लाई हो गया। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो डेफिसिट आती है, या जिसको मैं लॉस बोल सकता हूं, तो ट्रस्ट का अगर कोई लॉस आ गया, तो क्या वो लॉस को आप फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, और अगले साल के अप्लाइड में ले सकते हैं या नहीं? इस साल से इन्होंने मना कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस जो भी आपका डेफिसिट आएगा, वो डेफिसिट को आप फ्यूचर वाले ईयर के अप्लाइड में नहीं ले सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हुआ क्या, एक ट्रस्ट है जिसका मान लो इनकम था वो 100 था, उस 100 में से 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, 85 बचा। अब आपने कुछ अप्लाइड किया फॉर एन एग्जांपल 95, तो यहां पे 10 का नेगेटिव आ गया, मींस 10 का आपका एक्सेस अप्लाइड है। तो 10 को क्या फ्यूचर वाले ईयर के अप्लाइड में ले सकते? आंसर इज नो। इन्होंने अमेंडमेंट किया, इसको आप फ्यूचर वाले ईयर के अप्लाइड में नहीं ले सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे देखिए आपको ये अमेंडमेंट दे रखा है इन द पॉइंट नंबर आपका 8 करके जो है उसमें मैंने बताया। देखिए क्या बताया, if any excess application of earlier previous year shall not be allowed to be set up in the current previous year, means earlier previous year का अगर आपका कोई भी like any excess application of earlier previous year shall not be allowed to be set up in the current previous year, it means excess application shall not be allowed to be carry forward and set up, means इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर मैं आपको बात बोलूं, उसके बाद में आपका 11.5 है, 11.7 है। ये जो अमेंडमेंट है दैट इज द, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में सिखाता हूं करके, ठीक है, थोड़ी देर में सिखाता हूं आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ढंग से आज कर लेना, ठीक है। इस बुक में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन को, जो मनी फाउंडेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी आप कर सकते हैं इसको,
अभी आप एक काम करिए, जो 2-3 अमेंडमेंट मैंने कराए ना, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करिए, फिर अपन इसके आगे वाले जो अमेंडमेंट है ट्रस्ट के वो करते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप ये क्वेश्चंस को करिए जो मनी फाउंडेशन वाला है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को आप पहले करिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अरे करो ना, जल्दी नहीं कर रहे हो, चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया और ये सेल्फ मेड है, हैंडमेड है। पुराने क्वेश्चन को एडिट करके और इसमें जो जो मुझे डालना था वो मैंने डाला। तो देखिए, मनी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 12AA में रजिस्टर्ड है और ये स्कूल चलाते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22 आर एज फर्निश टू यू बाय द ट्रस्ट। सबसे पहला ग्रॉस रिसिट दे रखा है, तो ऑब्वियसली आप ग्रॉस रिसिट से चालू करेंगे। वॉलेंट्रीली कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इंक्लूडिंग द एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन के केस में क्या करेंगे कि जो एनोनिमस डोनेशन आपको रिसीव होता है उसमें से लेस होगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर वाला, ठीक है। वो लेस करने के बाद जो बाकी वाला है वो 30% से टैक्सेबल होगा और जो लेस होगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक बात समझना, गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप नॉर्मल डोनेशन ही ट्रीट करेंगे और इसको जब आप टोटल डोनेशन लेते हैं उसमें इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आईटीआर फॉर्म में भी ऐसा ही दे रखा है, उसको इंक्लूड करना चाहिए, आप इंक्लूड करेंगे। डोनेशन गिवन टुवर्ड द कॉर्पस टू द ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, इस सेक्शन में 1023C क्लॉज नंबर 4, ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो अगर आपने किसी को डोनेशन दिया एज अ कॉर्पस तो आप उसको अप्लाइड में नहीं ले सकते। अगर आपने किसी को एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया है तो इसको आप अप्लाइड में नहीं ले सकते। अब एक बात समझना, अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल पर्पस के लिए आपने 400 lakhs अप्लाइड किया, बट ये 400 lakhs में नेक्स्ट लाइन में यहीं पे क्या दे रखा है, इट इंक्लूड 10 लाख अप्लाइड फ्रॉम द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। तो मैं बोलूं कॉर्पस में से जब भी आप अप्लाइड करेंगे तो इस साल के अप्लाइड में नहीं आएगा, जिस ईयर में आप उसको डिपॉजिट बैक करेंगे उस ईयर में आएंगे। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 10 लाख तो लेस कर देंगे, 10 लाख तो आपके अप्लाइड में आएगा ही नहीं। उसके बाद इंक्लूडेड इन 5 अबव अ सम ऑफ 5 लाख बीइंग अमाउंट अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। इसमें से जो है आपने 5 लाख है वो फाउंडर के लिए अप्लाई किया, तो जब भी आप फाउंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली चीज तो ये अप्लाइड में नहीं आएगा और दूसरी चीज ये 5 लाख इनकम बन जाएगा। तो पहले तो आप अप्लाइड में मत लीजिए और दूसरी चीज इस 5 लाख को आप ट्रस्ट की क्या बना दीजिए, इनकम बना दीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आइए। The trust acquiring a building in the current year for the 200 lakhs out of the borrowed money from the ICICI Bank Limited. Principal repayment made in the current year is 55 lakh only and this amount is not included in 0.5 above। तो एक बात बताइए, आपने इस साल बिल्डिंग एक्वायर की 200 लाख में और वो पैसा आपने बोरो किया है, तो क्या पूरा 200 लाख को आज आप इस साल के अप्लाइड में ले सकते हैं? आंसर इज नो। आप ओनली 55 लाख को ले सकते हैं, जितना आपने इस साल में उसका रीपेमेंट किया, प्रिंसिपल रीपेमेंट आपने जितना किया वो आप अप्लाइड में ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या इंटरेस्ट रीपेमेंट को भी अप्लाइड में ले सकते हैं? आंसर इज यस। देखिए आप इंटरेस्ट जो रीपेमेंट करेंगे उसको तो अप्लाइड में ले ही सकते हैं, वो तो रेवेन्यू खर्चा है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक बात समझना, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन द प्रीवियस ईयर 2021 मींस लास्ट ईयर में क्या हुआ, आपका एक्सेस एप्लीकेशन था, जो एक्सेस एप्लीकेशन था, तो क्या इसको इस साल के अप्लाइड में ले सकते हैं? आंसर इज नो। पहले कर सकते थे बट अब ऐसा नहीं कर सकते। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद हम चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करके, ठीक है। अब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कब करवाएंगे, उससे रिलेटेड हम पढ़ना चालू करेंगे। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक में दे रखा है एक सेक्शन 12A करके, और सेक्शन 12A जो है वो क्या बोलता है, आ जाइए सब लोग, पेज नंबर 214 पे शायद दे रखा होगा 12A। एक बात बताइए, जो हमने ये कल 11-12 की एग्जामिशन पढ़ी, इसको बोलते 11-12 एग्जामिशन है, होती एग्जामिशन 11 में ही है, जितनी 11 सेक्शन है उसमें एग्जामिशन दे रखी है, बट बोलते टाइम बहुत बार बोलते हैं ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट होती है 11-12 में, उसको 11-12 बोलते हैं साथ में बोलते टाइम। अब एक बात समझना, ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट को ये 11-12 की जो एग्जामिशंस मिलती है, ये एग्जामिशंस तभी मिलेगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली एंड मोस्ट यू कैन से दैट द मोस्ट जो बेस्ट जो कंडीशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज द कि ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड।
मीन जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AA या फिर 12AB। अब एक बात समझिए, ये 12AA अभी नहीं होता, अब 12AB में रजिस्टर्ड होते हैं। जितने भी ट्रस्ट होते हैं वो 12AB में रजिस्टर्ड होने चाहिए होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन और जो मेन कंडीशन है दैट इज द ट्रस्ट जो है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AA में या 12AB में। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एग्जामिशन चाहिए तो पहले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा के लेके आइए 12AA 12AB में। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रस्ट की जो इनकम होती है एग्जामिशन लेने से पहले वाली, मींस जो ये एग्जामिशन वगैरह मतलब कुल मिला के ग्रॉस रिसिट समझ लीजिए, जो इनकम होती है ग्रॉस रिसिट इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन वगैरह सब, मतलब टोटल जो ग्रॉस रिसिट है वो ग्रॉस रिसिट अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो ट्रस्ट को अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी जो 44AB में ड्यू डेट दे रखी है तब तक। 44AB का ड्यू डेट रहता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है 31 अक्टूबर, तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर को, लेकिन ऑडिट करानी पड़ेगी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक ट्रस्ट को क्या करानी पड़ेगी, अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, तो दो कंडीशन टू क्लेम द एग्जामिशन, ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड इन 12AA 12AB, और दूसरी कंडीशन उसकी जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो ट्रस्ट को अपनी ऑडिट करानी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, ट्रस्ट को एग्जेम्पशन कौन से ईयर से मिलता है? ट्रस्ट जो है उसको एग्जेम्पशन कौन से ईयर से मिलता है? जैसे ट्रस्ट के लिए आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया तो एग्जेम्पशन कौन से ईयर से मिलता है? तो मैं बता दूं, एग्जेम्पशन जो ट्रस्ट को मिलता है ना वो उस ईयर से मिलता है जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन मेड। तो जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन की उस ईयर से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जैसे हमने ट्रस्ट बनाया और हमने अभी एप्लीकेशन की इस साल में, तो इस साल से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे आज आपने एप्लीकेशन की तो इस प्रीवियस ईयर की इनकम है उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ट्रस्ट को अगर रजिस्टर्ड कर रहा है एओ जो है वो एओ उसको रजिस्टर्ड कर रहा है, रजिस्टर्ड एओ जो है, एओ अगर कमिश्नर रजिस्टर्ड करता है उसके बाद एओ देखता है, तो कमिश्नर ने अगर रजिस्टर्ड किया और उस टाइम पे एओ के पास में उस ट्रस्ट के कुछ पेंडिंग असेसमेंट है, पुराने पेंडिंग असेसमेंट है, मींस कुछ असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, तो अगर एओ को लगता है कि जो ट्रस्ट है उसकी एक्टिविटी वैसी ही थी पिछले सालों में भी और ट्रस्ट का जो एक्टिविटी है एंड ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो उस केस में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को पुराने सालों के लिए भी एग्जेम्पशन दे सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर जो एओ है असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है, ये देखता है असेसिंग ऑफिसर जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद देखता है कि ट्रस्ट के पुराने सालों की एक्टिविटी सेम थी और पुराने सालों में भी ऑब्जेक्टिव सेम था लेकिन उन ईयर के लिए रजिस्टर्ड नहीं था और पुराने सालों के असेसमेंट पेंडिंग है, तो उन ईयर्स के लिए भी वो एग्जेम्पशन दे सकता है, ऐसा लॉ प्रोवाइड करता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो हमारा एक ट्रस्ट है वो बना था प्रीवियस ईयर 12-13 में, तो 12-13, 13-14, 14-15, उसके बाद 15-16, उसके बाद 16-17, 17-18, बहुत सारे सालों से अब ट्रस्ट को रजिस्टर्ड हुआ मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 में, तो 20-21 में जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ तो 20-21 से एग्जेम्पशन तो मिल जाएगी, एप्लीकेशन भी इसी साल किया था, मान लो रजिस्टर्ड भी इसी साल हुआ, तो हमको 20-21 से तो हमको मिल जाएगी एग्जेम्पशन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज समझना, अगर हमारा ट्रस्ट है वो ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड हुआ उस टाइम एओ देखेगा कि हमारे पुराने कोई असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर 18-19 एंड असेसमेंट ईयर 19-20, ये 2 साल ऐसे जिसके असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, और अगर उन दोनों सालों में भी हमारा ऑब्जेक्टिव सेम था, हमारी एक्टिविटी सेम थी ट्रस्ट की जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उस केस में जो एओ है ना हमको इस ईयर के लिए और इस ईयर के लिए भी एग्जेम्पशन दे देगा। हमको जो एओ है वो 18-19 के लिए, 19-20 के लिए भी एग्जेम्पशन का बेनिफिट दे देगा, 11-12 का बेनिफिट दे देगा और उन ईयर्स की इनकम भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होता 12AA में तो उस केस में क्या होता है आपको मैं बता दूं, ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में उसको एओपी बीओआई माना जाता है, और जब एओपी बीओआई माना जाता है तो एमएमआर से इनकम टैक्सेबल हो जाती है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखना कि जब भी अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में एओपी बीओआई माना जाता है और उस केस में फिर उसकी इनकम है वो एमएमआर से टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि एओपी बीओआई की इनकम एमएमआर से जाती है। किसी भी मेंबर की इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से, किसी भी ट्रस्टी की इनकम उसमें मानी जाएगी, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो फिर एओपी
पीओआई में एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, पहली चीज तो मैंने बोला ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्टर्ड हुआ, बट रजिस्टर्ड हुआ उस टाइम पे एओ देखता है कि भैया उसकी एक्टिविटी सेम थी, उसके मतलब एक्टिविटी जो है वो सेम थी, ऑब्जेक्टिव सेम थे, तो उस केस में पुराने पेंडिंग असेसमेंट पे भी एग्जेम्पशन दे सकता है। अब एक और चीज समझना, अगर तुम्हारा ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अगर तुम्हारा ट्रस्ट है वो पहले रजिस्टर्ड नहीं था, पहले तुम्हारा ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो क्या नॉन रजिस्ट्रेशन को बेसिस मान के क्या डिपार्टमेंट 147 कर सकता है क्या? Means trust was not registered. On the basis of that, can department impose the 147 income escaping assessment? Answer is no. नहीं कर सकते ऐसा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो मैंने आपको चीज बताई कि पुराने ईयर्स पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पुराने ईयर्स पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 147 नहीं हो सकता, उसके लिए लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ट्रस्ट ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था बट कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अगर ट्रस्ट ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था बट ट्रस्ट ने उसको कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, या फिर पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। तो देखिए मैंने क्या बोला कि अब अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसको पुराने पेंडिंग असेसमेंट ईयर पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर मान लो ट्रस्ट ने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन किया था लेकिन वो एप्लीकेशन क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, या पहले रजिस्टर्ड था बट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड था और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, अगर ये दो केसेस ऐसे हैं, ये जो दो केसेस है, ये दो केसेस ऐसे हैं करके, ठीक है, जिसमें भैया आपको पुराने वाले असेसमेंट ईयर के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चलिए, यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। आप 12A में जो टेबल से ऊपर जो दे रखा है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, टेबल से ऊपर जो दे रखा है उसको आप रीड कर लीजिए। टेबल के ऊपर जो दे रखा है उसको रीड कर लीजिए।
डन पीपल? यस पीपल, डन। चलिए चलिए डन। चलिए इधर देखिए, अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो रिटर्न कौन सा फाइल करेगा? एओपीबीवाई वाला, जो नॉर्मली एओपीबीवाई फाइल करती है। चलिए, किसी को डाउट है किसी पॉइंट में? या रिकॉर्डेड में बहुत आलस आता है ना? यस, हमको भी बहुत आता है आलस, क्या बताया आपको। तो देखिए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 अवेलेबल, इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? दो, ये वाला। मतलब यहां पे क्या बोला हुआ है देखिए, नो एक्शन अंडर सेक्शन 147 शैल बी टेकन बाय एओ इन केस ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग प्रीवियस असेसमेंट ईयर ओनली फॉर द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट असेसमेंट ईयर। लेकिन एक बात बताऊं, ये है ना 147 जब पुराना था ना उसके लिए था, अब नया 147 आने के बाद तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 147 में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही 147 हो सकता है, अदरवाइज 147 हो ही नहीं सकता। तो ये आज की डेट में इररिलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पहले होता था, पहले पहले के लिए था, जब 147 जो पहले होती थी उसके लिए। अब तो 147 को पूरा रिवैम्प कर दिया। चलिए डन। अब हम चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप में से कितने लोगों ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया? अभी रजिस्ट्रेशन कराया? कितने लोगों ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया अभी? एनीवन मेड द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द ट्रस्ट ऑनलाइन? हाँ, दीक्षा कराया। दीक्षा ने बहुत ऑफिस में काम करती है मतलब। तो चलिए, अब अपन चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक साल पहले कराया था, अभी पेंडिंग है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन बहुत सारे। या तो ट्रस्ट का एक बात बताऊं, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था और अभी क्या कर दिया उन्होंने। अभी जो उन्होंने किया बड़ा ही खतरनाक वाला किया। एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आएगा आपके पास एमसीक्यू वगैरह का, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, एज वेल एज बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी, मतलब बड़ा तो क्या आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा। अब एक बात समझना, पहले क्या होता था, आज से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2021 से पहले की बात कर रहा हूं। इससे पहले क्या होता था कि ट्रस्ट ने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया तो फिर उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड। वो ट्रस्ट है, वो रजिस्टर्ड माना जाता था। और उसके बाद में 10 साल 15 साल 20 साल वगैरह कभी भी उसको कोई री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। मींस देयर इज नो नीड ऑफ द री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे ट्रस्ट तो इंडिया में ऐसे थे जिनके पास ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था ना, वही गुम गया। अब 30 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था, 40 साल पहले रजिस्टर्ड हो गया था, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड हुआ था पहले उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी। तो गवर्नमेंट है ना, इन ट्रस्ट को थोड़ा ट्रैक नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट को पता ही नहीं कौन सा ट्रस्ट है, क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रैक ही नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे अरुण जेटली जी ने ये सब चीजें सोची थी। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी आई। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन मतलब जो है वो बोला हर 5 साल में अब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। मतलब अगर ट्रस्ट को एग्जेम्पशन चाहिए तो यहां 12AA में एज वेल एज द जो 80G है करके, ठीक है 80G है, वो 80G में एज वेल एज 12AA में, 12AA को उन्होंने सेक्शन को चेंज कर दिया। पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते थे वो 12AA में होते थे, अब 12AA को इन्होंने हटा दिया। बोला अब जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होंगे वो 12AB में रजिस्टर्ड होंगे।
और पूरा ही उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया। और ऑनलाइन प्रोसेस करके इन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, ट्रस्ट को जो रजिस्ट्रेशन देंगे वो 5 साल में हर बार रिन्यू कराना पड़ेगा। और हर 5 साल में क्या होगा पता है, हर 5 साल में वो वहां पे जो वो कमिश्नर रहेगा वो देखेगा कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं है, ट्रस्ट सब लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो कर रहा है, बाकी सब लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं, ट्रस्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ये सब चीजें चेक करेगा। और ये सब चीजें चेक करने के बाद ही वो उसको रजिस्ट्रेशन देगा, उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन देगा। तो पूरी ही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, उसको उन्होंने रिवैम्प कर दिया। जो 12AB में जो रजिस्ट्रेशन की पहले प्रोसेस 12AA में हुआ करती थी वो सिंपल थी, आप एप्लीकेशन करिए, 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको रजिस्टर्ड करके दे देता था या रजिस्ट्रेशन के लिए रिजेक्ट कर देता था, वो सब होता था। अब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अब इन्होंने चेंज किया वो मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, आप इजीली समझ पाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपके लिए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी लेके आया हूं कि जब रजिस्टर्ड होता है तो वो कैसा सर्टिफिकेट उसमें देते हैं। अब एक बात समझना, सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये जो प्रोसेस सब चेंज किया है वो 1 अप्रैल 2021 से किया है। जो 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने ये प्रोसेस चेंज किया, 1 अप्रैल 2021 से। और अब ये प्रोसेस क्या है, कैसे है, वो अपन समझते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जितने भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो कि पहले रजिस्टर्ड है या तो 12A में या 12AA में, ये 12A करके एक पहले सेक्शन हुआ करती थी, उसके बाद 12AA करके भी सेक्शन आई, अब 12A 12AA दोनों नहीं रही, अब 12A भी आ गई। और इन्होंने बोला कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उनको हम 3 महीने का टाइम देते हैं। ये अमेंडमेंट आने के बाद, ये अमेंडमेंट आने के बाद 3 महीने का टाइम। तो आपको मैं बताऊं ये अमेंडमेंट कब आया, ये अमेंडमेंट आया 1 अप्रैल 2021 से। तो इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2021 से लेके और 30 जून 2021 तक जितने भी ट्रस्ट है उनको अपना रजिस्ट्रेशन 12AB में कराना पड़ेगा। जितने भी पुराने ट्रस्ट है उनको 12AB में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मीन जो 12A में है, 12AA में है, जो पहले रजिस्टर्ड है, इनको अपना रजिस्ट्रेशन 12AB में कराना पड़ेगा। और टाइम दिया गया 3 महीने का कि ये 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या करिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन करिए। तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे ना उनको 30 जून 2021 तक, ये लॉ में डेट लिखी हुई है करके, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड वगैरह किया था, बट वो एक्सटेंड वाला आपके लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम का है। बट लॉ में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 30 जून 2021 तक जितने भी ट्रस्ट है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता था। अब एक बात समझना, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगा सीआईटी को, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगा उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर, मींस जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन 12AB में कर देगा। 12AB में रजिस्ट्रेशन कर देगा। और वो रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए एप्लीकेबल होगा पता है, 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और इसमें वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगा, इसमें वो कुछ भी सीआईटी इंक्वायरी नहीं करेगा। और आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिलेगा। दैट इज असेसमेंट ईयर आपका 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर आपका 22-23, 24-25, 26, दैट इज 26-27 तक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 12AB में। ये किनके लिए है, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है। तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट चले आ रहे हैं, जो पहले से ट्रस्ट है, जो कि 12A में या 12AA में रजिस्टर्ड है, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया आपको 1 अप्रैल से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर, 1 अप्रैल से 3 महीना मींस 30 जून 2021 तक दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB। 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस मंथ में वहां कमिश्नर को वो एप्लीकेशन रिसीव होगी ऑनलाइन, जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव होगी उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, 12AB में रजिस्टर्ड कर देगा और उसको एक यूनिक कोड देगा। एक यूनिक, अब हर ट्रस्ट को एक यूनिक कोड मिल रहा है करके, ठीक है, कि उस ट्रस्ट का यूनिक कोड रहेगा कि इसमें ये रजिस्टर्ड हुआ है।
हर ट्रस्ट को एक यूनिक कोड मिलेगा, उसको 12AB में रजिस्टर्ड कर देगा कितने महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एंड दैट रजिस्ट्रेशन विल बी अप्लाई फॉर द 5 years, दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24-27 तक है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? ये वाला पॉइंट आपको समझा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं आपको यहां पे आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया करके, ठीक है, 12AB का। अब एक बात समझिए, तो जैसे ये वाला ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट का नाम वाम छोड़िए करके, उसका पेन नंबर वगैरह ये है। तो इन्होंने क्या किया था, यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। तो जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही मान लो फॉर एन एग्जांपल इन्होंने जून में किया था, तो जून का एंड जो हुआ होगा, जून तक करना ही था एप्लीकेशन, तो जून में उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया। तो जून का एंड जब होगा, दैट इज जून का एंड हो गया, एप्लीकेशन उनको रिसीव हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करना था। तो सितंबर में इन्होंने 24 सितंबर को कमिश्नर ने अपना ऑर्डर पास किया और कमिश्नर ने ऑर्डर पास करके बोला कि ये ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। कब तक? असेसमेंट ईयर और ईयर फॉर विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24-27 तक। आप काउंट करिए, 22, 23, 24, 25, 26, 26-27 तक में 5 साल के लिए इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया। 5 साल के लिए इन्होंने ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया 5 साल के लिए। कौन सी सेक्शन में? 12AB में करके, ठीक है। 12AB में इन्होंने 5 साल के लिए इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया करके, ठीक है, रजिस्टर्ड कर दिया। और देखिए यहां पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देने लगे, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है करके, ठीक है, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देने लगे हैं। और ये पेन बेस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका पेन है, पेन के बेसिस ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहां कमिश्नर के साइन होंगे कि ये कौन से कमिश्नर ने किया है। तो देखिए यहां पे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स, ये डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने कर रखा है, तो ये कमिश्नर का साइन रहेगा। तो ये कब होगा? जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। देखिए आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पहले 12A में, 12AA में, अब आपको सबको ऑनलाइन लाना है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको दिलाने हैं, पूरे ऑनलाइन प्रोसेस में लाना है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी ट्रस्ट ऑलरेडी 12A या 12AA में रजिस्टर्ड थे, वो लोग क्या करेंगे कि 30 जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक ऑनलाइन एक एप्लीकेशन करेंगे। जिस मंथ में हमको एप्लीकेशन मिलेगा इस डिपार्टमेंट को, उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे। दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर आपका कौन सा वाला 26-27 तक आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, एग्जामिशन कब से मिलेगा? एग्जामिशन तो पहले से मिलता रहेगा भाई। आप पहले से 12A का एग्जामिशन ले रहे थे, 12AA का एग्जामिशन ले रहे थे, अब आगे भी आपको एग्जामिशन है, वो एग्जामिशन मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जामिशन है वो मिलता रहे, मतलब पहले से मिलता रहेगा। एग्जामिशन कौन से ईयर से मिलेगा? 11-12 का, जब से आप पहले से रजिस्टर्ड थे तब से आपको एग्जामिशन मिलता रहेगा। और अब 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो गया और आगे 5 साल के लिए भी आपको एग्जामिशन मिलेगा। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे, ये विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करिए, ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए, कुछ भी इंक्वायरी नहीं की गई। आप 12AA में थे, अब आपको 12AB का सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया। ये तो वो वाले ट्रस्ट के लिए जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड थे। अब एक बात समझना, सर जो नए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? नए ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जो नए ट्रस्ट है, वो नए ट्रस्ट अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नए ट्रस्ट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक करना है, अभी थोड़ी देर में उसका मैं टाइम लिमिट बताता हूं। और जैसे ही ट्रस्ट एप्लीकेशन करेगा, ठीक है, जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके ट्रस्ट में एक नया फंडा निकाला है कि हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे, हम आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अब नहीं देंगे, हम आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हम आपको 3 साल के लिए दे देंगे, मींस 3 असेसमेंट ईयर के लिए हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। और फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, बिना डॉक्यूमेंट के हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो देखिए इन्होंने एक सिस्टम चालू किया कि जो नए ट्रस्ट है
अगर नए ट्रस्ट है वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर डिपार्टमेंट जो कमिश्नर रहेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर रहेगा, वो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको 3 इयर्स के लिए देगा। कितने साल के लिए देगा? 3 इयर्स के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, और वो भी विदाउट इंक्वायरी। कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगा, आपके ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब एक चीज समझना, यहां पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, और वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है? तो देखिए, सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ते हैं। ये टेबल आपके लिए बनाई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर टेबल है। इससे सब चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप डायरेक्ट से इस सेक्शन को पढ़ोगे। ये 12A करके सेक्शन है, अगर आप इसको डायरेक्ट से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सिनेरियो, दैट इज द एग्जिस्टिंग ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 12AA। इनको क्या करना पड़ेगा? टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स। तो ये अमेंडमेंट जो कब आया? 1 अप्रैल 2021 से आया, तो वहां से 3 महीना में 30 जून 2021। तो आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं 30 जून 2021 तक इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन, दैट इज 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देंगे विदाउट इंक्वायरी कुछ भी नहीं करेंगे, 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अब एक चीज समझना, फ्रॉम विच ईयर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 इज अवेलेबल? वो तो पहले से अवेलेबल होगा। जब से आप पहले से, तो फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉर विच ट्रस्ट अर्लियर ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन, मींस पहले आपको 12A 12AA में कब से रजिस्ट्रेशन दिया था, उन असेसमेंट ईयर से आप एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं न्यू ट्रस्ट के बारे में, और यहां आपका दिमाग घूमेगा। ठीक है, यहां आपका दिमाग घूमेगा। इन्होंने क्या बोला? देखिए, न्यू ट्रस्ट अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB। नया ट्रस्ट बनाया और नए ट्रस्ट है वो 12AB में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो कब तक करना है अप्लाई? पता है इन्होंने क्या लिखा है? 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट। तो यहां पे क्या बोला है कि भाई जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, देखो, 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट। तो एक बात समझिए, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इन्होंने क्या बोला? 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट। तो जिसके लिए चाहिए 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अपने लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? अपने लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर अपने लिए कौन सा है? एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है आपका 22-23। अब एक बात बताइए, अगर 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए एग्जामिशन चाहिए तो एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा? आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे। इस लैंग्वेज को देखते हुए कि अगर आपको 22-23 असेसमेंट ईयर अपना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाएंगे असेसमेंट ईयर में एग्जामिशन चाहिए, तो मुझे बताइए आपको कब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा एज पर दिस लैंग्वेज? कब तक करना पड़ेगा? One month prior to the commencement of previous year relevant to the assessment year for which registration is short। एक बात बताओ, इस लैंग्वेज के हिसाब से तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब करना पड़ेगा पता? अगर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए एग्जामिशन चाहिए तो प्रीवियस ईयर 21-22 हुआ। अब एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर 21-22 आपका चालू कब होगा? प्रीवियस ईयर 21-22 जो है वो आपका चालू होगा 1 अप्रैल 2021 को, और 1 अप्रैल 2021 से अगर एक महीना पहले, 1 अप्रैल 2021 से एक महीना पहले, एक महीना पहले मतलब मैं बोलूं उससे एक महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, मींस 28 फेब 2021। एक बात बताओ, ये बड़ा ही एब्सर्ड नहीं लग रहा? ये बड़ा ही इलॉजिकल नहीं लग रहा? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपने ट्रस्ट आज बनाया, फॉर एन एग्जांपल हम सब लोग मिल गए,
और हमने बोला चलो हम आज ट्रस्ट बनाते हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया। अब हमको मान लो इस साल के लिए एग्जेम्पशन चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं 28 फेब 2021, उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना था आपको। यार कैसे कर पाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल ना। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर यहां लैंग्वेज तो यही है, 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज आउट। में जिस असेसमेंट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके प्रीवियस ईयर के 1 महीने पहले। एक बात बताओ, ये तो बड़ा ही इलॉजिकल लगता है। जब ये लॉ आया ना, मेरा दिमाग भी थोड़ी देर के लिए तो घुमा। मतलब कम से कम मेरे को कम से कम 3-4 घंटे लगे दिमाग को सेटल करने में कि ये बोलना क्या चाहते हैं भाई, तुम कहना क्या चाहते हो। और मैं मतलब मेरे को पहले तो मैंने कहा कैसे हो सकता है। आज अगर कोई ट्रस्ट मान लो कोई रजिस्टर्ड होता है तो फिर इस साल के लिए एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही नहीं। फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई अगले साल के लिए हमको एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। यही वाली दीक्षा, यही वाला लैंग्वेज तो यही इंटरप्रेट होता है। फिर मेरा दिमाग घुमा और थोड़े टाइम के बाद मुझे याद आया कि नहीं, यहां कुछ ना कुछ कैची पॉइंट है जो लोगों को नहीं समझ रहा। और वो पॉइंट ये था कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, और फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ा था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बारे में। अगर आपने कभी सुना होगा तो असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 महीने का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है अगर आपकी, और प्रीवियस ईयर कब से चालू होता है? जब से आपकी एक्टिविटी चालू होती है। जैसे जब भी कोई एक्टिविटी चालू होती है, फॉर एन एग्जांपल आपने मान लो डिसाइड किया कि हम जो ट्रस्ट है वो आज चालू करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो हमने डिसाइड किया कि भैया ट्रस्ट की एक्टिविटी चालू होने वाली है जनवरी में, तो भैया अब हमारा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? जनवरी से चालू होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट से चालू होता है। जब भी आप कोई नई एक्टिविटी चालू करते हो ना, तो उस साल का जो प्रीवियस ईयर है वो कमेंसमेंट ऑफ दैट एक्टिविटी से चालू होता है। तो मेरा दिमाग घुमाओ कि हाँ यार ये वाला ये सही यहां पे बैठ रहा है। क्योंकि आप बताइए मुझे, आज हम सब लोगों ने बैच में सोचा कि चलिए हम सब लोग हैं वो ट्रस्ट बनाते हैं। तो हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट की एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह चालू करने वाले हैं 2-3 महीने बाद। तो बताइए ना, 2 महीने बाद करने वाले हैं, तो हमारा प्रीवियस ईयर तो 2 महीने बाद चालू होगा। तो अभी अपन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे ही ट्रस्ट को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ट्रस्ट का फॉर्मेशन करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, और पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते ही हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, और उसके 1 महीने बाद हम एक्टिविटी चालू कर देते हैं। और एक्टिविटी चालू होगी, वहां से आपको जो है वो प्रीवियस ईयर चालू होगा। तो बड़ा ही लॉजिकल। अब आपको सही लग रहा है कि नहीं ये लैंग्वेज? क्योंकि पहली बार ये लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं ना, तो ये बोला अब लगे क्या बोल रहे हैं ये लोग। 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज आउट। सो इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताइए, हमने आज डिसाइड किया कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं और हमारी चैरिटेबल एक्टिविटी है वो 1 फेब 2022 से चालू करेंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर कब तक रहेगा पता है? प्रीवियस ईयर रहेगा 1 फेब 2022 से लेके और 31 मार्च 2022 तक। 1 फेब 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022 2 महीने का प्रीवियस ईयर रहेगा। तो लॉजिकली सोचिए, अब मैं 1 फेब 2022 से पहले एप्लीकेशन कर सकता हूं? यानी आंसर इज यस, कर सकता हूं, और मुझे इस साल के लिए एग्जेम्पशन मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस साल के लिए एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो देखिए आपको, हाँ अब है ना इसमें इसमें देखो, नॉर्मली प्रीवियस ईयर तब से चालू होगा जब से आपकी एक्टिविटी चालू होती है। मींस आप जब एक्टिविटी चालू करने वाले हो, ट्रस्ट की कोई ना कोई एक्टिविटी चालू करने वाले हो, वहां से आपका प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर वहां से चालू होगा, जैसे ही आपकी एक्टिविटी चालू हुई वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा करके, ठीक है। जब से आप डोनेशन, पहला डोनेशन लोगे आप, जैसे ही आप पहला डोनेशन लेते हो वहां से आपकी एक्टिविटी चालू हुई मानी जाती है नॉर्मली इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अब एक चीज समझना, तो मैं वापस यहां पे चलता हूं। तो देखिए अब आपको एकदम दिमाग में सही बैठेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज इधर देखिए। अरे भाई जो ऑनगोइंग ट्रस्ट है उनका तो क्या था, उनका तो 30 जून तक था ना, उसमें क्यों अभी? अरे मेरे भाई, मेरे साथी बंधु, अब यहां क्यों कंफ्यूज कर रहा है तू? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द डाउट इन दिस पार्ट? वो पार्ट तो बड़ा ही क्लियर है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 30 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, हम आपको अगले 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें 28 फेब क्यों? अरे उसमें तो क्या लिखा हुआ है? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स। तो अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स कब आया? 1 अप्रैल से, तो 30 महीना मतलब 30 जून तक आप एप्लीकेशन करिए। उसमें ऐसा कहां है यार? दिव्य क्या बोल रहा है तू? चलिए अब आप इधर देखिए, हम बात करते हैं न्यू ट्रस्ट की।
कि जो न्यू ट्रस्ट है अप्लाइंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB, अगर 12AB में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अब 12AB में ट्रस्ट के अप्लाई करता है तो कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक देंगे? 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, और आपको रजिस्टर्ड 3 साल के लिए करेंगे। दे विल रजिस्टर द ट्रस्ट फॉर द 3 असेसमेंट ईयर, 3 असेसमेंट ईयर के लिए रजिस्टर्ड करेंगे, और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे विदाउट एनी इंक्वायरी। आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। एंड भैया जब से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया उस ईयर से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो देखिए, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। तो भैया असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, आपने एप्लीकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में अभी की, तो अभी आपने एप्लीकेशन की, तो भैया इसी लाइक असेसमेंट ईयर से आपको जो है वो एग्जेम्पशन मिलना चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, अपन ने यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे। पहले सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, अगले पेज पे दे रखा है। बीबी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेट्स फ्रॉम मुंबई, रजिस्टर्ड अंडर 12AA, 12AA में रजिस्टर्ड है हम, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 9-10। Here trust required to upload the fresh registration application within 3 months from the date on which this amendment come into force, that is 30th June 2021 तक। Suppose trust made the application on 14 May 2021, then CIT PCIT will give the approval up to 31st August 2021 without making any inquiry about the genuineness of the activity. If trust failed to make the application till 30th June 2021, then existing registration of trust will expire. जिन लोग अगर 30th जून तक एप्लीकेशन नहीं किया होगा उनकी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी। अब उनको आगे से जो है वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अब एक बात, लेकिन वो डेट प्रैक्टिकली उन्होंने बढ़ा दी थी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है समझना। हरी चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन 16 दिसंबर 2021। तो हमने 16 दिसंबर 2021 को एक ट्रस्ट बनाया, हरी चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट डिसाइडेड टू कमेंस एक्टिविटी फ्रॉम द 14 Feb 2022। हमने सोचा कि भाई 14 Feb 2022 वैलेंटाइन डे को हम अपनी एक्टिविटी चालू करेंगे। सो प्रीवियस ईयर फॉर द ट्रस्ट विल कमेंस फ्रॉम 14 Feb 2022। So trust required to make the application for registration at least 1 month before 14 Feb 2022। तो 1 month before 14 Feb 2022 है, उससे पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। Suppose trust made the application for the registration on 16 January 2022, तो एक महीने पहले कर लिया। CIT PCIT will give the provisional registration to trust within 1 month from the end of the month in which application is made, and provisional registration is applicable for 3 years। ये 3 years के लिए आपका रजिस्टर्ड होगा करके, ठीक है। तो 3 years के लिए रजिस्टर्ड होगा, दैट इज के आगे यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, दैट इज 3 years मतलब जिस ईयर में आप जो, जैसे मैं आज की बात करता हूँ, आप आज आपने इस डेट को एप्लीकेशन किया तो यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 22, 23 एंड 24, असेसमेंट ईयर 24-25 तक है, वो ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया। यहां पे मैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का आपको एक सर्टिफिकेट बता दूं, तो देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अगर अपन सर्टिफिकेट पे जाते हैं तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये जो ट्रस्ट है कुछ हेल्पिंग हैंड्स फॉर द ह्यूमैनिटी करके ट्रस्ट का नाम है। अब आप इसका एड्रेस वेड्रेस छोड़िए, बेचारा ट्रस्ट वाला बोलेगा हमारे बारे में क्या क्या बता रहे हो, कहाँ बता रहे हो करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपने डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया है, कितने साल के लिए दिया है, तो असेसमेंट ईयर एंड ईयर्स फॉर विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। तो प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24-25 तक 3 साल के लिए उसको प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर लेंगे और ये बोलेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब एक बात बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो हमने ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्टर्ड तो करा दिया, अब हमको इसको क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। अभी तो आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया था और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब तक एप्लीकेबल है? सिर्फ 3 साल तक। अगर मैं एग्जांपल में लूं तो एग्जांपल में आपका असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24-25, यहां पे 31 मार्च 2025 तक ही आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। अब लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो ट्रस्ट है जिसने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन कराया था, अब उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना पड़ेगा पता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है उससे 6 महीने पहले, या उसने चैरिटेबल एक्टिविटी चालू कर दी उससे 6 महीने के बाद, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले आ जाता है। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ट्रस्ट पहले प्रोविजनली रजिस्टर्ड करा चुका है
तो अब उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेगा ना, तब सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सब जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देनी पड़ेगी, वहां सीआईटी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा। अब एक बात समझना, मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन सर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए हम एप्लीकेशन कब करें? तो दो चीजें। पहली चीज, जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले, मींस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को, उससे 6 महीने पहले आइदर। और अगर आपने एक्टिविटी चालू कर दी, देखिए आपने जब प्रोविजनल रजिस्टर्ड कराया होगा तो आपने एक्टिविटी चालू तो नहीं की होगी, आपने सोचा था हम करेंगे एक्टिविटी चालू, तो अगर एक्टिविटी चालू हो गई वहां से 6 महीने के अंदर अंदर, दोनों में से जो पहले होता है, विचएवर इज अर्लियर एक्टिविटी होगी, जो विचएवर इज अर्लियर डेट आएगी, तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जिस मंथ में इनको एप्लीकेशन रिसीव होगी सीआईटी को, उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे 12AB का। फाइनल रजिस्ट्रेशन जब देंगे तो सर फाइनल रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए देंगे पता है? 5 इयर्स के लिए। लेकिन ये 5 इयर्स एप्लीकेबल कहां से होंगे पता है? जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था, जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था वहां से आपका जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? वापस बोल रहा हूं, जो जो मैंने बताया वो वापस बोल रहा हूं। देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत सारी डेट्स है, बहुत सारे टाइम लिमिट है, बहुत सारे इधर उधर की चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। पहले देखिए वो एग्जिस्टिंग वाले को कराना है, वो तो एक नॉर्मल एक कन्वर्जन है, वो तो ऑनलाइन करवा दीजिए, वो 5 साल के लिए हो गया। अब एक बात समझना, न्यू ट्रस्ट को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो जब आपकी एक्टिविटी चालू होने वाली है, मींस प्रीवियस ईयर जिसके लिए आपको एग्जेम्पशन चाहिए वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है, उससे 1 महीने पहले आप एप्लीकेशन कर दीजिए। जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर वो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे करके, ठीक है। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए आपको देंगे, उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे। और भैया जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जिस असेसमेंट ईयर के लिए दिया है, जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो वहां से आपको एग्जेम्पशन मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन सर जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने कराया ना, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो बिना इंक्वायरी के बेस पे हुआ है, ये तो ऑनलाइन बैठे बैठे हुआ है। और जब ये ऑनलाइन हुआ है तो इस केस में अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा पता है? कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है 3 साल का, वो एक्सपायर होगा उससे 6 महीने पहले, या फिर आपने जब एक्टिविटी चालू कर दी तो एक्टिविटी चालू की वहां से 6 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर इवेंट आता है। मींस यहां लॉ मेकर्स का कहना है ये कि भाई आप 2-3 साल है उसमें तो एक्टिविटी चालू करिए, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी चालू हुई, एक्टिविटी चालू होते ही उससे 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है ना उससे 6 महीने पहले, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले, जो विच एवर इज अर्लियर वाला डेट रहेगा, वो अर्लियर वाली डेट को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब आपने एप्लीकेशन किया फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस मंथ में सीआईटी को आपका एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर, जिस मंथ में उसको एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन वो 5 इयर्स के लिए देगा। बट 5 इयर्स कहां से काउंट होंगे? नए 5 इयर्स नहीं, जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड 3 ईयर के लिए किया था 3 इयर्स वो, और 2 साल और हो जाएंगे आगे। तो कुल मिला के जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड 3 ईयर के लिए था वो 5 इयर्स वहां से काउंट होंगे, मींस स्टार्टिंग से। तो जैसे 22-23 के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था, तो 22-23 से लेके और आपका 22-23, 22, 3, 4, 5, 6, 26, 27 तक आपको जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां, देखिए पॉइंट नंबर 3, ट्रस्ट ग्रांटेड अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज नाउ अप्लाइंग फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। कब तक अप्लाई करना है? 6 मंथ प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल, मींस जो अप्रूवल एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले, और 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। वो आपको रजिस्ट्रेशन कब तक देंगे? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, उनको रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 6 महीना आपको 5 इयर्स के लिए देंगे रजिस्ट्रेशन, एंड फ्रॉम असेसमेंट ईयर फॉर विच प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड, और विथ इंक्वायरी, ये पूरी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देंगे।
एग्जेम्पशन कहां से मिलेगी, जहां से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था वहीं से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच वाज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, तो प्रोविजनली रजिस्टर्ड जो था वो मान लो असेसमेंट ईयर 22-23 से था, तो 22-23 से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में समझिए, वापस एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको अपन पूरा पढ़ेंगे। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो देखिए होता क्या है, हरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, दैट इज क्रिएटेड ऑन 16 दिसंबर 2021 को क्रिएट किया था। ट्रस्ट डिसाइडेड टू कमेंस द एक्टिविटी ऑन 14 Feb 2022, उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन करेंगे फरवरी में, बट उससे पहले 1 महीने पहले आप एप्लीकेशन मार दीजिए। एप्लीकेशन उन्होंने जो कर दिया, वो एप्लीकेशन जो उन्होंने किया वो 6 जनवरी 2022 को किया, और CIT ने फिर उसको रजिस्टर्ड 1 मंथ के अंदर अंदर कर दिया, 3 इयर्स के लिए प्रोविजनली रजिस्टर्ड किया, असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर आपका 24-25 तक, ठीक है, 24-25 तक। अब एक बात समझना, सपोज ट्रस्ट स्टार्टेड इट्स एक्चुअल एक्टिविटी ऑन 10 दिसंबर 2022, इन्होंने प्लान तो किया था 14 फेब से करेंगे, बट बहुत बार डिले हो जाता है, आराम से करेंगे, आराम से की उन्होंने एक्टिविटी चालू, तो एक्टिविटी चालू की 10 दिसंबर 2022। अब एक बात बताइए, प्लान टू स्टार्ट फ्रॉम 14 फेब 2022 बट स्टार्टेड लेट, द लॉ रिक्वायर्ड दैट इट शुड अप्लाई फॉर द रेगुलर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 ए, यहां पे अंडर सेक्शन 12 ए नहीं होना चाहिए, जस्ट मेक इट 12 AB विद इन कितने टाइम में, 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर कब हो रहा है, 31 मार्च 2025 को, तो वहां से 6 महीने पहले आ जाइए। 31 मार्च 2025 से 6 महीने पहले आते हैं तो आपका 30 सितंबर 2024, और 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी। एक्टिविटी कब चालू की, 10 दिसंबर 2022 को, तो 10 दिसंबर 2022 से 6 महीने काउंट करिए, दिसंबर से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कैन आई से दैट 9 जून 2023। तो 9 जून 2023 और 30 सितंबर 2024, इन दोनों में से अर्लियर वाला डेट कौन सा है, अर्लियर वाला डेट है 9 जून 2023, तो आपको 9 जून 2023 तक जो है वो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। Earlier date is 9 June 2023, so trust is required to make application for 12 AB registration up to that date. Suppose trust made application on 5th June 2023, तो आपका 9th जून से पहले पहले कर दिया। The CIT/PCIT will pass the registration order within 6 months from the end of the month in which application was made, तो जून में एप्लीकेशन किया था, जून का एंड आएगा, उसके बाद आप 6 महीने काउंट करोगे तो दिसंबर आएगा, दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। दैट रजिस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर 5 years फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 24-27 तक। तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके असेसमेंट ईयर आपको 24-27 तक वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो देखिए मैंने अभी तक आपको 3 चीजें पढ़ाई, और ये तीनों चीजों को अगर मैं क्विकली रिवाइज करवाना चाहता हूं तो मैं रिवाइज करवा लेता हूं। देखिए इधर देखिए, सबसे पहली चीज, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उनको 30 जून 2021 तक क्या करना पड़ेगा, एक बार री रजिस्ट्रेशन के लिए 12 AB के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा 30 जून तक। अगर उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया 3 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द 1 अप्रैल तो 30 जून तक, अगर वो एप्लीकेशन कर दिया तो जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर वो उनको 12 AB में रजिस्टर्ड कर देंगे 5 साल के लिए। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन है, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट इसमें कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। एग्जिस्टिंग वालों को एक बार छूट दे दी कि चलो तुम 5 साल और मजे ले लो, हम तुम्हारा कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई न्यू रजिस्टर्ड कराना चाहता है ट्रस्ट, तो न्यू रजिस्टर्ड अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई भी कराना चाहता है, तो जब आपका प्रीवियस ईयर चालू होगा उससे 1 महीने पहले पहले आप एप्लीकेशन कर दो। आपने एप्लीकेशन कर दिया तो जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर लेंगे 3 इयर्स के लिए, प्रोविजनली रजिस्टर्ड करेंगे 3 इयर्स के लिए। अब एक बात समझना, अगर आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गए, अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना है, वो कब तक कराना पड़ेगा, तो 2 चीजें, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है उससे या तो 6 महीने पहले पहले, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले, या फिर आपने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी चालू कर दी, एक्टिविटी चालू हुई उससे 6 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर टाइम रहेगा तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मिलती है उसमें आपका सब इंक्वायरी वगैरह होगा, उसके बाद वो रजिस्टर्ड करेगा। जैसे ही उसको एप्लीकेशन मिलती है, जिस मंथ
मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुई उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा, बट रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देगा करके, ठीक है, लेकिन वो उस साल से देगा जिस साल के लिए आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड अर्लियर हुए थे। तो जैसे 22-23 के लिए थे असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर 23 से लेके और 26-27 तक आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, 22, 23, 24, 25, 26 या 26-27 तक डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, पॉइंट नंबर 4। सर एक बात बताइए, अब आप बोल रहे हो ये सबको 5-5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया, अब अगले 5 साल तक, 5 साल के बाद वापस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगले 5 साल तक भाई चलो, जो एग्जिस्टिंग वालों को अभी तो अपन ने ऐसे ही बोल दिया 3 साल महीने में कर लो वगैरह वगैरह, बट अगले, अब देखो एक बार आप 12 AB में रजिस्टर्ड हो, अब ऑलरेडी ट्रस्ट 12 AB में रजिस्टर्ड हो गए, अब इनके पास 5-5 साल का टाइम है। अब 5 साल बाद क्या होगा? तो 5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा। और आप कब अप्लाई करोगे पता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर होने से 6 महीने पहले, एक्सपायर होने से 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन कर दो 12 AB में, AB के लिए, और जैसे ही उनको एप्लीकेशन मिलता है, जैसे ही एप्लीकेशन मिलता है उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो आपका रजिस्ट्रेशन 12 AB में कर देंगे, इसमें इंक्वायरी वगैरह करेंगे और फर्दर 5 ईयर के लिए आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। आगे फर्दर 5 इयर्स के लिए आपको रजिस्टर्ड करेंगे, बट ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे? इंक्वायरी वगैरह करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है दैट इज ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB, मतलब अब जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब देखिए वो 5 साल बाद क्या करेगा, तो देखिए 6 मंथ प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 5 साल के लिए देंगे, बट वो इंक्वायरी वगैरह करेंगे, विथ इंक्वायरी देंगे, ठीक है। आपको एग्जामिशन कहां से मिलेगा? फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा उससे आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। तो अब एक बात समझना, अगर ट्रस्ट ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसको पता है री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई भी ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव में मॉडिफाई कर देता है, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव पहले दूसरा था, अब उसने दूसरा कर दिया, पहले रिलीफ ऑफ पुअर था, अब बोलता है नहीं नहीं मेरा तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, मेरा तो एजुकेशन है। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपके चेंज कर देते हो तो आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रस्ट एडॉप्टेड एनी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच डू नॉट कंफर्म द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मींस जो कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है आप अपने ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते, अगर करते हो तो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन। जैसे ही आप मॉडिफिकेशन करोगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। अब एक बात बताइए, जब आपने 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया तो उस केस में 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, जैसे ही उनको एप्लीकेशन रिसीव होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे और 5 इयर्स के लिए रजिस्टर्ड करेंगे नए ट्रस्ट को, और भैया विथ इंक्वायरी वगैरह करेंगे करके, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर जिसमें एप्लीकेशन किया था उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा उस असेसमेंट ईयर से आपको एग्जाम्पशन मिलना चालू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है वो अभी आप छोड़ दीजिए करके, ठीक है। तो देखिए, हाँ अब एक चीज समझना, या इवन अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐड करते हो और वो कंडीशन जो रजिस्ट्रेशन की उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं इस टेबल को एक बार मैं वापस से बताता हूं मैंने आपको क्या बताया। देखिए सबसे पहले जितने भी, आंख बंद कर लो भले चाहिए तो और सुन लो एक बार में, जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है 12A में और 12AA में, उनको क्या करना पड़ेगा कि 30 जून 2021 तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जिस मंथ में एप्लीकेशन की उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उनको 12AB में 5 साल के लिए रजिस्टर्ड करेगा विदाउट एनी इंक्वायरी, और एग्जामिशन पहले से मिलती रहेगी जब से वो 12A 12AA में रजिस्टर्ड थे। दूसरा, अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहता है ट्रस्ट 12AB में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले एटलीस्ट उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे ही एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर ये लोग आपको प्रोविजनली रजिस्टर्ड करेंगे 3 इयर्स के लिए करके, ठीक है। और प्रोविजनली रजिस्टर्ड जिस असेसमेंट ईयर से करेंगे उस असेसमेंट ईयर के लिए आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही यहां पे कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी, 2 ऊपर वाले केस थे उसमें कोई इंक्वायरी नहीं है। अब एक बात समझना, तीसरा पॉइंट, अगर आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड थे, अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन चाहते हो, रेगुलर रजिस्ट्रेशन चाहते हो, तो जैसे ही आपने एक्टिविटी चालू कर दी उससे 6 महीना, या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले, विच एवर इज अर्लियर डेट है, आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन रिसीव होती है उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वो लोग कर देंगे, और वो 5 साल के लिए रहेगा, और उसमें ऑब्वियसली
वो जब 5 साल कब से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को मिला के और इंक्वायरी वगैरह करने के बाद वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे। अगर जो ट्रस्ट ऑलरेडी 12AB में रजिस्टर्ड है पहले से, उनका क्या होगा, तो ये बात कर रहे हैं आज से 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 12AB का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहने वाला है ना, उससे 6 महीने पहले पहले एप्लीकेशन कर दो, 6 महीने पहले पहले एप्लीकेशन कर दो। अब आपने जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ से 6 महीने के अंदर अंदर विद इंक्वायरी करके वो आपको फर्दर 5 ईयर के लिए रजिस्टर्ड कर देंगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करते हो, एक्टिविटी जो है आपकी मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन की डेट से 30 डेज में अप्लाई करना है। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो जिस मंथ में उनको एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो इंक्वायरी वगैरह सब करने के बाद आपको 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे। उसके बाद छठा पॉइंट अभी आप छोड़ दीजिए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है 12AB का। तो देखिए 12AB का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, समझने की कोशिश करना। पहला 12AB द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन 1/4/2021 से ये प्रोसीजर नया आया है। इसमें क्या होगा, देखिए CIT PCIT on the receipt of application shall pass order for registering the trust for the 5 years। 5 years के लिए पहले केस में जो पहला वाला केस था दैट इज द पुराने वालों को नया में वो 5 साल के लिए रजिस्टर्ड करेगा। दूसरा CIT PCIT on the receipt of application shall pass an order for provisional registration for the trust for the 3 years। ये दूसरा वाला केस था। अब तीसरा केस CIT PCIT on the receipt of application। देखो पहले दोनों में कोई इंक्वायरी करनी नहीं थी, तीसरे वाले में इंक्वायरी में बताऊंगा। देखिए application shall call for document and information and satisfy himself about the genuineness of activity। वो देखिएगा क्या ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मंगवाएगा, सब चीजें मंगवाएगा। ऑफ द ट्रस्ट कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये देखिएगा कि बाकी लॉ को आप कंप्लाई कर रहे हो नहीं, जैसे फेमा वगैरह जितने भी लॉ होते हैं उनको ट्रस्ट कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा by the trust or institution as are material for the purpose of achieving its object in case of 3, 4, 5, 6। जो बाकी वाले हैं उसमें ऑब्वियसली वो इंक्वायरी करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन देगा, तो आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है, आप बाकी लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा। क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4, आफ्टर सेटिस्फाइंग ही मे पास द ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर सकता है, और रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन और कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन, कैंसल इन केस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम गिवन इन द अबव टेबल। अब एक बात बताइए, क्या होगा जब वो सब इंक्वायरी वगैरह करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा, उसके बाद लगता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो आपकी एप्लीकेशन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर देगा। अब एक बात बताओ, सही है तो रजिस्टर्ड कर देगा, सही नहीं है तो रिफ्यूज कर देगा और ऑर्डर पास कर देगा, ट्रस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड। अब लेकिन वो जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो गया था उसका क्या करेंगे, तो जो प्रोविजनल रजिस्टर्ड हुआ था उसको कैंसिल करेगा, उसको एक कैंसलिंग का ऑर्डर पास करेगा कि ये ट्रस्ट प्रोविजनली रजिस्टर्ड हुआ था बट अब इसकी एक्टिविटी वगैरह जेन्युइन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्रोविजनल वाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑल एप्लीकेशन pending before the CIT PCIT on which no order has been passed under section 12AA before 1st April 2021 shall be deemed to be the application made under section 12AB that is the covered by case 2 for above table। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है कि अगर मान लो आपका कोई पुराना वाला all application pending before CIT और PCIT on which no order has been passed under section 12AA before 1/4/2021 shall be deemed to be application made under section 12AB। अब एक बात समझिए, जैसा हो सकता है ना ये प्रोसीजर 1 अप्रैल से आया, अब कोई एप्लीकेशन किसी ने 28 मार्च को लगाया था, 27 मार्च को लगाया था, 25 मार्च को लगाया था, मार्च में एप्लीकेशन की थी, तो जब खजूर लोगों ने मार्च में एप्लीकेशन की थी तो उस केस में क्या होगा, वो मार्च की जो एप्लीकेशन वगैरह है वो एप्लीकेशन पे अभी तक पास तो ऑर्डर हुआ नहीं होगा, तो ये माना जाएगा अब इन्होंने अप्लाई भी 12AB के लिए किया है। अब इन्होंने अप्लाई भी 12AB के लिए किया है और 12AB के लिए अप्लाई किया है करके, ठीक है, तो उसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनको 3 साल के लिए दे देंगे करके, ठीक है, वैसा माना जाएगा। उसके बाद where registration granted under section 12AB but after that CIT PCIT satisfied that activity of trust are not genuine। आगे जाके पता चला ट्रस्ट की एक्टिविटी बड़ी खराब है, जेन्युइन नहीं है, या फिर एक्टिविटीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं है, या ट्रस्ट आर नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, या फिर सेक्शन 13(1) अप्लाइड हो जाती है। 13(1) वो कौन सा वाला पता है तुमको, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के लिए, अगर ट्रस्टी और फाउंडर के लिए पैसा वगैरह यूज कर रहे हैं तो देखिए या तो एक्टिविटी जेन्युइन नहीं रही, या फिर किसी और लॉ जो क्या बोलते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्टिविटी नहीं रही, या किसी और लॉ का उसने वायलेशन कर लिया, या सेक्शन 13(1) लग गई, तो उस केस में क्या होगा पता है, ही मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मींस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा, CIT PCIT कैंसिल कर देगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर देगा।
मिलेगा, बोला कैंसिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट। सिमिलर प्रोसेस एटीजी में भी डाला है। एटीजी में जो अगर देखो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको आप डोनेशन देते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, वो एग्जेम्पशन तभी मिलता है जब वो एटीजी में रजिस्टर्ड है। तो एटीजी में रजिस्टर्ड के लिए भी सेम प्रोसीजर एज इट इज डिट्टो जो है वो एटीजी में भी दे रखा है। तो एटीजी वाला मैंने कराया नहीं, बट एटीजी इज सेम जैसा ऐसा है यहाँ पे है वैसा का वैसा टाइम लिमिट के साथ एटीजी के लिए भी होगा करके, ठीक है। जहां 12AA था करके, ठीक है, वहां एटीजी था, अब नए में भी एटीजी में ही होगा, तो एटीजी में रजिस्ट्रेशन ऐसे होंगे। चलिए इसका पॉइंट नंबर 7 अभी बाकी है करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, इधर देखिए, एक यहां पे सेक्शन दे रखी है 1023C ऑन द पेज नंबर 220 पे आ जाइए, पेज नंबर 220 पे आ जाइए। 1023C करके एक सेक्शन दे रखी है। अब आप बोलोगे ये 1023C सेक्शन क्या होती है? ये 1023C सेक्शन क्या होती है? देखिए जितने भी ट्रस्ट होते हैं, जैसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो आपने देखे हुए हैं जितने भी, वो नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं 12AB में। लेकिन ये 1023C क्या होता है? ये बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस होती है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1023C में। उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है 1023C में। अब एक बात समझना, 1023C के 3 पार्ट मैं बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना ही नहीं है। 1023C का जो फर्स्ट पार्ट बोलेगा वो ये बोलेगा कि जो जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स है, उनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, उनको कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन कब माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट फंडेड है? जब उनका पूरे साल का जो इनकम है ना, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट 50% से ज्यादा है। मिस उस कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का जो इनकम है, मिस ग्रांट वगैरह जो डोनेशन वगैरह मिलता है, उसमें 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, तो उस केस में ये माना जाएगा ये गवर्नमेंट फंडेड है, तो उसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 1023C समझने की कोशिश करना। इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज, सर्टेन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन करके, ठीक है। 1023C क्या बोलती है कि इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हॉस्पिटल है और अदर इंस्टीट्यूशन है, होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। कब? जब गवर्नमेंट ग्रांट 50% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा है इनके, विच एग्जिस्ट सोनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज और मेडिकल पर्पज एंड डू नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इसकी सेक्शन होती है 1023C 111AB एंड 111AC। तो यहां पे आपका 111, हाँ सही है ना, III और AB, तो ये इन्होंने बोला हुआ है। तो इसके मतलब ये होता है, आप यहां पे लिख लीजिए कुल मिला के इन सिंपल वर्ड, आप यहां पे जो अंडरलाइन करना है वो गवर्नमेंट कर दीजिए, हॉस्पिटल कर दीजिए करके, ठीक है, और उसकी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट को इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहां पे लिख लीजिए नो रजिस्ट्रेशन, इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बात समझना, इन्होंने एक और पॉइंट डाला, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि चलिए अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है या तुम्हारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मतलब कुल मिला के आप ऐसे याद रखिए ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, बट इनका मेन मोटिव है ना वो एजुकेशन है, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। मींस देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। और उनकी पूरे साल की जो ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 5 करोड़ है, मींस ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 5 करोड़ है, उससे ज्यादा नहीं है। उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल वगैरह उसकी जो ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 5 करोड़ है और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो उनकी इनकम भी पूरी एग्जेम्प्ट है, उनको भी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या बोला,
अगर कोई ऐसे यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, अदर इंस्टीट्यूशन है, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और उनकी जो ग्रॉस रिसिट है ना, वो ग्रॉस रिसिट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। दिस इज वन अमेंडमेंट बिकॉज लास्ट ईयर देयर लिमिट वाज द 1 करोड़ बट नाउ इट इज अ 5 करोड़ कि जो ग्रॉस रिसिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो उस केस में भैया इनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, इनको भी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मींस देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत यहां पे भी नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस, मींस सोनली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट, मींस ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, एंड एग्रीगेट एनुअल रिसिट इज अप टू 5 करोड़। इनका जो एग्रीगेट एनुअल रिसिट है, एग्रीगेट एनुअल रिसिट है वो आपका 5 करोड़ तक ही है। शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, इनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ये पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये सेक्शन होती है 1023C 111 AD एंड 111 AE। यहां पे आप लिख लीजिए नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनको भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझना, अब इन्होंने ये बोला कि जैसे मान लो आपने एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लो एक पैन कार्ड, एक कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका एक यूनिवर्सिटी भी है, एक हॉस्पिटल भी है। अब यूनिवर्सिटी का ग्रॉस रिसिट 3 करोड़ है, हॉस्पिटल का भी 3 करोड़ है, तो क्या दोनों पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं? आंसर इज नो। इन्होंने बोला ये 5 करोड़ की लिमिट देखते टाइम, पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक 1 करोड़ अलग अलग पे था कि कॉलेज है आपका, ठीक है, तो कॉलेज का अगर 1 करोड़ ग्रॉस रिसिट है एग्जेम्प्ट है इनकम, हॉस्पिटल है उसका भी 1 करोड़ है एग्जेम्प्ट है इनकम। इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, ये बोलते हैं ऐसा नहीं, ये बोलते हैं ऐसा नहीं। भैया आपका जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है या फिर आपका हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो उन सबका मिला के ग्रॉस रिसिट अप टू 5 करोड़ है, तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, if any person has received from university, educational institution as well as the hospital medical institution, then exemption under this section shall not apply if aggregate receipt from such institution is more than 5 crore rupees, means 5 crore limit apply for the aggregate receipt from section 1023C 111 AD and 111 AE करके। You got my point or not? Yes.